गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। और आज बारी है फीटल सर्कुलेशन एंड आफ्टर बर्थ मॉडिफिकेशन। इसके पहले हम लोग बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, oogenesis। उसके बाद हम लोग पार्चुरेशन देखे, फिर ट्विंस देखे और भी बहुत कुछ देखे हैं। तो जो कि पहले का क्लास अटेंड नहीं किए हो तो तुम लोग पहले का भी क्लास देख लो, क्योंकि वो जरूरी पड़ेगा। सारा कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। आज जो हम लोग देखेंगे वो है फीटल सर्कुलेशन एंड आफ्टर बर्थ मॉडिफिकेशन, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे का जन्म हो चुका है। अब बाद में जन्म के जस्ट बाद क्या क्या चेंजिंग होता है, जन्म के पहले उसका इन्वायरमेंट कैसा था, जन्म के बाद क्या क्या होता है, ये देखना है। बोरोखनोर, कविता, सोनिया सेत्री, तृष्णा सैकिया, सौरभ देवनाथ एंड मैक्स भी, मतलब भीराज। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। लेकिन अभी इतना स्टूडेंट लाइव नहीं आया हुआ है। अभी जो लाइव आया हुआ है ओनली 3 स्टूडेंट्स मुझे शो कर रहा है। ओके, तो लेट अस मूव। तो इसमें हम लोग को देखना है कि आफ्टर बर्थ मॉडिफिकेशन क्या होता है, फीटल सर्कुलेशन क्या होता है। पहले फीटल सर्कुलेशन इसमें हम लोग देखेंगे। तो फीटल सर्कुलेशन में क्या होता है कि जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन बींग से, जैसे कि हम लोग हैं, तुम लोग हो, तो इसमें रिस्पायरेशन नॉर्मल हुआ करता है, लंग्स के द्वारा रिस्पायरेशन होता है। लेकिन बेबी का जिसमें जन्म नहीं हुआ है तो वो अंदर में फ्लूइड भरा हुआ है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब एमनियोटिक फ्लूइड जहाँ पे भरा हुआ है तो उस जगह पे क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड के कंडीशन में नाक वगैरह में फ्लूइड है तो वहाँ पर तो सांस नहीं ले पाएगा ना बच्चा, तो वो उसका लंग्स के द्वारा वो सांस नहीं लेता। तो अब सवाल आता है कि प्यूरिफिकेशन, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है। हम लोग में तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन लंग्स के द्वारा होता है थ्रू रिस्पायरेशन। तो बच्चे में रिस्पायरेशन नहीं है, उसकी माँ, बच्चे की माँ जो रिस्पायरेशन कर रही है उससे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। इसीलिए जिससे जुटा हुआ रहता है प्लासेंटा के थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लासेंटा में लगा हुआ रहता है, और माँ जो रिस्पायरेशन कर रही है उसी रिस्पायरेशन से ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है बच्चे का भी। इवन यहाँ तो तुम लोग को पहले ही बताए थे कि बच्चे का जो आरबीसी होता है वो काफ़ी एफिनिटी होता है उसको ऑक्सीजन के प्रति। तो भले ही माँ को ब्लड कम मिले लेकिन ऑक्सीजन कम मिले, लेकिन बच्चे में ऑक्सीजन कम नहीं होगा, माँ से एब्जॉर्ब कर लेगा, वो खींच लेगा। इसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है बच्चे में। इसी बार कई बार देखते होंगे, ज़्यादातर होता क्या कि बच्चा का जब जन्म होता है तो सुनते होंगे जॉन्डिस हो गया, जिसे कि फेटल जॉन्डिस कहते हैं, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है, बच्चे में बहुत ज़्यादा ब्लड है, हीमोग्लोबिन है। तो जन्म के जस्ट बाद अब उतना का ज़रूरत नहीं है, वो बहुत स्पीड में डिस्ट्रक्शन होने लगता है। तो ये जो डिस्ट्रक्शन होने लगता है तो उसी में बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये सब का फॉर्मेशन होता है, जो कि ब्लड में मिक्स होता है टूल्स के थ्रू, स्टूल के थ्रू या टॉयलेट के थ्रू वो बाहर आता है। तो उस कंडीशन में ही फेटल जॉन्डिस कॉज होता है। इसलिए ज़्यादातर बच्चों में सुनते होंगे, देखते भी होंगे कि जॉन्डिस हो गया जन्म के जस्ट बाद। तो बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन। ओके, तो अभी कौन कौन है, पहले अपना अपना नाम बता दो जल्दी से। 4 स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइव शो कर रहा है अभी। ऐसे पहले आ गया था बहुत सारे स्टूडेंट, बट अभी 4 स्टूडेंट शो कर रहा है। तो कौन कौन है? एक तो सौरभ देवनाथ है, और दूसरा फास्ट चलो हाथ उठा दो, पता चल जाएगा मुझे। तुम लोग अपना अपना हाथ उठा दो, मुझे पता चल जाएगा। सौरभ है, विराज है, और बस अभी सौरभ और विराज है। तृष्णा सैकिया चली गई और सोनिया चली गई। बोरोखनोर कविता कौन है पता नहीं, चली गई। तो अभी सिर्फ 2 स्टूडेंट है। तुम लोग बाय द वे पढ़ते हैं हम लोग, जिसको जाना होगा वो तो जाएगा ही, जाने वाले को कौन रोका है ना। अच्छा चलो, तृष्णा है। अच्छा, जिसको जाना है, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। विनाश कालीन विपरीत बुद्धि, ऐसा मत होने दो। जब विनाश काल आता है तो कहावत है कि जब विनाश काल आता है तो अपने आप बुद्धि विपरीत हो जाती है, तो वैसे ही है। तो अगर किसी को अपना आगे बढ़ना है, मान लो किसी का एम है कि मुझे डॉक्टर बनना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो सिंसियरिटी, रेगुलरिटी। कुछ चीज, एक प्रोवर्ब है, टू रीड 10 बुक सिंगल टाइम इज बेटर देन टू रीड सिंगल बुक 10 टाइम्स। अब है क्या कि बहुत सारे इधर उधर बौखते रहते हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, थोड़ा उस चैनल पे भी चले गए, थोड़ा उस चैनल पे भी चले गए, कहीं पर वहाँ पर गए, कभी उसमें किए। तो इससे अपने को प्रॉब्लम क्रिएट होगा तुम लोगों को। कारण है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल से रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें 12 पास सर्टिफिकेट चाहिए, डिग्री चाहिए। हमेशा लॉकडाउन नहीं रहेगा, और तुम देख भी रहे हो
कि सीबीएसई पास घोषित कर दिया बट असम बोर्ड पास घोषित नहीं किया और बहुत सारे स्टेट बोर्ड पास घोषित नहीं किया। बिहार में दोबारा एग्जाम मतलब एग्जाम ले ही लिया था, फरवरी में ही एग्जाम हो गया था। ऐसे ही कई जगह ऐसा सिचुएशंस होता है। तो तुम लोग को 12th भी पास करना पड़ेगा ना कुछ करने के लिए, और 12th में अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का चॉइस जी होगा, हाँ IIT जी, तो तुम देखे होगे कि उसमें कुछ कट ऑफ है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इतना लाना पड़ेगा तभी फॉर्म भर सकते हो, है ना। वैसे ही नीट के एग्जाम में भी फॉर्म भरने के लिए मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इतना होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ है कि 40% या 50% मार्क्स तुम्हारा रहना ही पड़ेगा 12th में। लेकिन होता क्या है कि पास तो स्कूल के द्वारा उसको भी पास घोषित कर दिया जाता है जिसका मार्क्स कम रहता है। तो मान लो अगर दूसरी तरफ से बहुत ज्यादा भी पढ़ लिया और स्कूल से अगर कम मार्क्स आया तो नीट का तो फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, या मान लो IIT के लिए तो फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ओवरऑल कहें कि तुम्हें अच्छे से रेडी होना पड़ेगा, हर चीज को तैयारी करना पड़ेगा। सिर्फ नीट के लिए या IIT के लिए पढ़ने से नहीं होगा, तुमको इस तरीके से पढ़ना है, दोनों को बैलेंस करके कि स्कूल में भी अच्छे तरीके से मार्क्स ले आए। बैंक वगैरह का भी अगर फॉर्म भरा जाता है तो उसका भी कट ऑफ है कि मिनिमम 60% होना ही पड़ेगा तभी तुम फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, 60% से नीचे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो मिनिमम उतना मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो 12th पास कैंडिडेट कहलाओगे, बस पास कैंडिडेट कहलाओगे, रोड पे घूमने लायक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारा 12th का मार्क्स एग्जाम में बाधक बने। ठीक है, तो अपने जो बैचमेट लोग जो जाने वाला है उसको बता देना कि जाते रह जाएगा। ओके, तो बैलेंस करके चलना है, नीट का प्रिपरेशन भी और 12th का प्रिपरेशन भी, बोर्ड का एग्जाम भी, दोनों को बैलेंस करके चलना है। इसीलिए हम इस तरीके से ले रहे हैं ताकि दोनों चले। इसलिए बता देते हैं कि कौन सा चीज़ नीट के लिए इंपॉर्टेंट है बताने के टाइम में ही, और कौन सा चीज़ बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, लेट अस मूव। दिस इज त्रिभुवन कुमार भारती, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, MSc इन जूलॉजी, B.Ed, M.Ed, बायोलॉजी टीचर इन विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल डिगबोई असम। दिस बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट ऑफ असम। नेट 3 times क्वालिफाइड, SLET नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड, मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस, 3 books on environmental education, 12 research papers in international journals. And let us move to the fetal circulation and after birth modification. यहाँ पर बच्चों हम लोग देखेंगे कि जन्म के पहले एक सर्कुलेशन किस प्रकार का होता है बच्चों में। ओरिजिनलिटी में जो बड़े होते हैं उसका होता है, जैसे कि अभी कुछ देर पहले भी बताए थे कि अगर हमारी बात करते हैं तो हमारे में लंग्स है, हमारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन हमारे थ्रू हो जाता है। लेकिन बच्चों में हमारे थ्रू नहीं होता, जिस समय जन्म होता है उसमें ब्लड का प्यूरिफिकेशन करने के लिए मदर का लंग्स का यूज होता है। लेकिन जैसे ही तो वहाँ पर एक अलग प्रकार का सर्कुलेशन होगा डेफिनेटली, अभी हम लोग देखने वाले हैं। और जैसे ही जन्म होता है तो मदर से कनेक्शन कट होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है। तुम लोग को दिखलाए भी हैं, लाइव वीडियो दिखलाए हैं कि किस तरीके से उसको कट किया जाता है। अब सवाल आता है जब कट किया गया तो लंग्स एक्सपेंड करता है बच्चों की और सांस लेना स्टार्ट होता है। अब प्यूरिफिकेशन, ब्लड का प्यूरिफिकेशन अपने लेवल पे होता है, बच्चों का लेवल। मतलब है कि जन्म के बाद भी उसमें कई सारा मॉडिफिकेशंस होना है। कई बार क्या होता है कि बच्चे का सांस लेना स्टार्ट होने में समय लगता है, कई बार तो 10-10 मिनट तक लग जाता है सांस स्टार्ट होने में। तो अगर कोई बच्चा जन्म के जस्ट बाद 10 मिनट तक अगर सांस नहीं लिया है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको तुम डेड घोषित कर दोगे। वो बच्चा डेड नहीं होगा उस समय में, उसको तुम डेड घोषित नहीं कर सकते क्योंकि वो डेड नहीं है। कुछ दिनों के बाद कई बार होता है कि सफाई, जैसे ही बच्चा जन्म हुआ तो उसका पूरा शरीर में लगा हुआ रहता है एम्नियोटिक फ्लूइड, जैसे नाक से साफ कर दिया जाता है, मुंह से एम्नियोटिक फ्लूइड को निकाल दिया जाता है, सक कर लिया जाता है ताकि उसका लंग एक्सपेंड हो और वो अपने लेवल से सांस लेना स्टार्ट कर सके। ठीक है, जैसे कई बार तुम लोग ऐसा केस भी देखते होगे कि कई बार क्या होता है कि बच्चे का जन्म विथ एम्नियोटिक फ्लूइड ही हो जाता है। वो जो बैग है एम्नियोटिक बैग जो होता है वो कई बार खत्म नहीं होता, जन्म के बाद भी इंटैक्ट रह जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, डॉक्टर उसको, कई बार ऐसा होता है लेकिन कम होता है लेकिन होता है, ऐसा भी केस आता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर उसे काट के अलग करता है, जो कि यहाँ पर तुम लोग देख रहे थे। यहाँ पर डॉक्टर काटने ने एम्नियोटिक फ्लूइड के साथ बच्चा का जन्म हो गया है। तो अब यहाँ पर डॉक्टर इसको काटेगा और एम्नियोटिक फ्लूइड से बच्चा बाहर निकलेगा और उसके बाद फिर से उसका सफाई किया जाएगा, सकिंग किया जाएगा माउथ से, नोज से एम्नियोटिक फ्लूइड को। फिर वो पहला बार में एक लंबा सांस लेगा बच्चा, और इसीलिए जब पहला बार जब बच्चा सांस लेगा तो उसे थोड़ा पेन भी होता है और उस पेन के कारण ही बच्चा रोना स्टार्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर पहला बार बच्चा सांस लेना स्टार्ट किया है। सो फेटल सर्कुलेशन,
सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फीटल इज कॉल्ड फीटल सर्कुलेशन, मतलब जो बच्चे का फीटस का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसे फीटल सर्कुलेशन हम लोग कहते हैं। इट एग्जिस्ट ओनली इन फीटस एंड कंटेन स्पेशल स्ट्रक्चर्स दैट अलाउ द डेवलपिंग फीटस टू एक्सचेंज मटेरियल विथ इट्स मदर। यहाँ पर बच्चे में कुछ स्पेशल बनावट होता है जो कि बच्चों में स्पेशल बनावट होता है जो कि बच्चों में ही सांस लेने में हेल्प करता है और सर्कुलेशन होता है। इसके अलावा किसी में भी ऐसा कोई सर्कुलेशन का सिस्टम नहीं होता जो कि स्पेशल ओनली फॉर बेबी फीटस होता है। अच्छा, कौन है बार बार मैसेज किए जा रहा है मुझे, उसको ब्लॉक करना पड़ेगा ऐसे में। तो ये स्पेशल क्वालिटी का होता है। अब जैसे यहाँ पर देख लो फीटल सर्कुलेशन डिफर करता है, लेकिन ये 2D एनिमेशंस है, तो इसके पहले हम लोग देखते हैं 3D एनिमेशंस 3D वीडियो के साथ में, तब इसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्या डिफरेंस है हम लोग उसे देख लेते हैं। ओके, जस्ट ए मिनट, यू कैन सी नाउ, दिख रहा है ये फीटल सर्कुलेशन का सिस्टम है। तो हम पहले यहां से तुम्हें दिखला रहे हैं, इसको उधर घसकाना पड़ेगा ना, इस जगह पे। यहां पर देखो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ऐसे ये कवर रहता है, डायरेक्टली इस तरीके से ओपन नहीं रहता। तो ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। यहाँ पर 2 आर्टरीज है, 1 वेन है। जो फीटस का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो फीटस का होता है, ये आर्टरी है। नॉर्मली क्या होता है, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ बच्चों के केस में जस्ट उल्टा होता है। बच्चों के केस में ये जो वेन है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रंग से तुम्हें नजर आ रहा है, जो डार्कली कलर्ड है, रेड कलर का है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि वेन है, ठीक है। और 2 आर्टरीज है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो ये जब आता है ना, जो आर्टरीज है वो किडनी के पास से, जो जिससे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होके मदर की तरफ मूव करता है। और जो वेन है इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और फर्स्ट टाइम ये लीवर को ब्लड सप्लाई करता है। इसलिए यहाँ पर देख रहे हो लीवर के पास में कनेक्ट हो रहा है, और उसके बाद यहाँ से लीवर के साथ में ही ये मूव करता हुआ हार्ट में जाता है, ठीक है। तो ये लीवर का सिस्टम है, लीवर डक्टस वेनोसस, मतलब यहाँ पर डक्टस वेनोसस में वो एंट्री कर गया, मतलब ये ब्लड, और यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लीवर से है और इसका ब्लड फीटल मदर से जो प्लासेंटा से ब्लड है, दोनों मिक्स होके लीवर का डक्टस वेनोसस से मूव करता हुआ यहाँ पर राइट ऑरिकल में एंटर करता है, इस जगह पे, ठीक है। ये हमारा है 3D व्यू। अगर पीछे की तरफ से देखना चाहोगे तो पीछे की तरफ से हम घुमा रहे हैं, पीछे की तरफ से कुछ ऐसा दिखेगा। साइड व्यू ऐसे देखो, क्योंकि ये जो आया डक्टस वेनोसस में एंटर किया और यहाँ से ये राइट ऑरिकल में घुसता है। सी क्लियरली, मैं नीचे कर रहा हूँ इसे, ये राइट ऑरिकल में घुसता है। अब राइट ऑरिकल में देखो ऊपर से भी आ रहा है ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो एक बार राइट ऑरिकल में भी ब्लड का मिक्सिंग होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर मिक्स्ड ब्लड, यहाँ पर प्योर प्यूरिफाइड ब्लड नहीं होता, जैसे कि मदर के केस में तो प्योर सबसे ज्यादा अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वह है अपना लीवर, इससे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं पे नहीं होता। जबकि नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, मतलब हम लोग का आफ्टर बर्थ लंग से प्यूरिफाई होके आता है। तो या इसीलिए जो पल्मोनरी वेन है, जो पल्मोनरी वेन है वहां पर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द ब्लड पाया जाता है, जो कि लेफ्ट ऑरिकल में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर में पंप किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो प्यूरिफाइड ब्लड है, बट फर्स्ट सबसे प्यूरिफाइड ब्लड आता है वो लीवर में डक्टस वेनोसस में मिक्स्ड होता है। तो इस बात को ख्याल रखना, ये नीट के लिए अपना काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। कम टू द, थोड़ा सा अब होल्ड करो, एक दूसरा हम तुम्हें दिखला रहे हैं। अब ये एक फिगर देख रहा होगा तुम्हें, ये फिगर नहीं है, ये भी 2D डायग्राम नहीं है, बल्कि ये 3D डायग्राम है, 3D मॉडल जिसको कहते हैं। ये रोटेट हो रहा है ना, तो 3D और 2D में यही बेनिफिट है कि 3D में हम मूव करवा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, तो आगे पीछे इधर उधर सब कुछ हमें अच्छे तरीके से नजर आ जाता है और अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए, पूरा का पूरा दिमाग क्लियर करने के लिए ये जरूरी है। नहीं तो जैसे हम जो बात बोले और जो किताब में लिखा है, तो जो किताब में लिखा है वही हम बोल रहे हैं, तो फिर टीचर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं जो कि समझाए,
है ना। तो जो समझाए उसकी कोई जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पर समझने का मतलब है कि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, दिमाग में फिट हो जाए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि जैसे ही हम लोग, चाहे वो 12th बोर्ड का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, हम लोग किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन को गलती ना करें। ठीक है। और तुम्हें बता दूं स्टूडेंट्स, ये सब तुम्हें जरूरत पड़ेगा जब तुम लोग MBBS करने लग जाओगे, मतलब मेडिकल में जब चले जाओगे, तो ये सब का बेतहाशा जरूरी पड़ेगा तुम्हें। चलो तो देखो यहाँ पर हम लोग एक बगल से देखते हैं, ये हार्ट है, नॉर्मल हार्ट नहीं है। ये नॉर्मल हार्ट तो हम लोगों का होता है ना। ये बच्चा है ना, फीटस है। फीटस का ज़्यादा जूम हो गया, पहले मैं इसे जूम आउट कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे में तो लग रहा होगा कि मैं ही इसके अंदर चला गया ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। अच्छा एक बात बता, तुम लोग यहाँ पर हो तो तुम लोगों में से बोरोखुनोर कोबिता कौन है, नाम बताओ तो। बोरोखुनोर कोबिता का अपना नाम बताओ, कौन हो, अक्सर आता है, नाम बता दो कोई जिसका है ये बोरोखुनोर कोबिता के नाम से जो हो, तो कौन हो, जल्दी से नाम बता दो भाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसका नाम है बोरोखुनोर कविता अपना, जैसे कि विराज अपना नाम बताता है कि मैक्स भी में विराज है, वैसे बोरोखुनोर कविता में कौन है, तुम लोग में से है कि नहीं। जुबीन है। अच्छा, बोरोखुनोर कविता में जुबीन है, जो कि आता है अपना अटेंडेंस देके चला जाता है ना, क्योंकि बोरोखुनोर कविता कभी भी फुल क्लास में नहीं रहा है। आता है शुरू में, स्टार्टिंग में आता है, या तो स्टार्ट होने के पहले आता है और उसके बाद चला जाता है। अभी भी नहीं होगा बोरोखुनोर कविता, अभी है क्या जुबिन, नहीं है ना। एग्जाम में झेलना पड़ेगा सभी को, जो वैसा है सबको झेलना पड़ेगा एग्जाम में, इसीलिए तो असर पड़ जाता है। मार्क्स भी असर पड़ता है। इसीलिए कुछ देर पहले भी बताए थे कि बोर्ड का एग्जाम भी बोर्ड के एग्जाम का भी मार्क्स मायने रखता है एग्जाम में, क्योंकि अगर मार्क्स कम है और कोई चाह रहा है, जैसे मान लो जी के लिए अप्लाई करना है, IIT जी के लिए, या तुम्हें नीट के लिए भी फॉर्म अप्लाई करना है, तो नीट के लिए भी एक मिनिमम मार्क्स आना पड़ेगा 12th में। अगर उतना मिनिमम 12th में मार्क्स आया है तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नीट का फॉर्म ही नहीं भर सकते। ठीक है ना, वो फिल्टर करने के लिए ज़रूरी भी है। वैसे ही IIT जी में भी है कि उसका फॉर्म भरने के लिए एक मिनिमम मार्क्स चाहिए 12th में, तो उतना मार्क्स अगर स्कूल में नहीं ला पाया तब तो फॉर्म भरना मुश्किल हो जाएगा, फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। मान लो कितना भी प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है, तो कितना भी प्रिपरेशन हो जाए, लेकिन अगर 12th में मार्क्स नहीं ला पाया, क्योंकि क्लास में रेगुलर नहीं है, तो अगर 12th में मार्क्स नहीं ला पाया तो फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। और जब फॉर्म नहीं भर पाएगा, इवन तो कई सारा केस में ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि नीट वगैरह का एग्जाम पास कर देता है। अभी तो ऐसा देखने के लिए नहीं मिला है, उसमें AIPMT था, तो AIPMT में कई केस ऐसा भी हुआ है कि AIPMT पास कर गया लेकिन वो 12th में फेल कर गया, ऐसा भी केस होता है। तो कहीं वैसा नौबत ना आ जाए तुम लोगों का, इसीलिए 12th को भी साथ में लेके चलना है, 12th को छोड़ना नहीं है किसी भी कंडीशन में। दोनों को, मतलब नीट का भी तैयारी करना है, 12th का भी तैयारी करना है। और अगर मान लो किसी का IIT एम है, तो IIT में भी IIT में तो और ज़्यादा कट ऑफ है कि 12th में और भी ज़्यादा मार्क्स का डिमांड करता है, तो IIT भी लेके चलना है, 12th भी लेके चलना है। इस साल का एग्जाम कैंसिल किया गया है, वो भी असम का कैंसिल नहीं हुआ है, ये CBSE का एग्जाम कैंसिल हुआ है, तो तुम लोग में भी कैंसिल होगा ऐसा तो नहीं है। तो तुम लोग में मार्क्स लाना पड़ेगा ना, तो इसलिए क्लासेस में रेगुलर होना पड़ेगा। ओके, लेट अस मूव। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर मिक्स्ड आता है और दूसरा मिक्स्ड ब्लड हो गया राइट ऑरिकल में, ये है राइट ऑरिकल का पार्ट। और यहाँ पर एक ध्यान से देखो, एक गैप है राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में। मैं और भी जूम कर रहा हूँ, ठीक से देखना। इस जगह पे देखो, मेरा जहाँ पर हाथ है, मेरा जहाँ पर कर्सर है, दिख रहा है लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल के बीच में गैप बना हुआ है। बड़ों में नहीं होता, ये बच्चों में होता है, फीटल में, जन्म के पहले। इसको फोरामेन ओवेल कहते हैं, इस गैपिंग को फोरामेन ओवेल कहते हैं। और इससे राइट ऑरिकल से ब्लड, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजनेशन के लिए जाना नहीं है, यहाँ पर लंग्स में जाने की जरूरत नहीं है। इसे जाता है तो लंग्स में जाने का जरूरत नहीं है, वो यहीं पर जमा रह के डायरेक्टली उधर चला जाता है। लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड डायरेक्टली चला जाता है, जिसे कि फोरामेन ओवेल कहते हैं। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके बाद ये धीरे धीरे करके 2 से 3 महीना में बंद हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये बंद नहीं हो पाता। जब बंद नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है,
तो ब्लू बेबी सिंड्रोम का नाम सुने होंगे। तो बच्चा अगर सही से बंद नहीं होता, जैसे कहीं पर जॉगिंग किया या कहीं पर दौड़ने धूपने वाला काम किया या खेल धूप किया, तो क्या देखोगे कि या सुने होगे कि बच्चा गिर गया, उसका पूरा शरीर नीला हो गया, ब्लू हो गया। तो उसका कारण यही है कि बॉडी में उसके बीच से फोरामेन ओवल बंद नहीं हुआ था, उससे बीच से ब्लड का ज़्यादा फ्लो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा हो गया है बॉडी में फोरामेन ओवल के कारण। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है, कई सारा केसेस आता है। नाउ लेट अस मूव टू आवर मेन पॉइंट। नाउ ये चल रहा है हम लोग का, सी इट डिफर्स, पेन उल्टा पकड़ लियो, it differs from the postnatal, that is after birth circulation, because the lungs, kidneys and gastrointestinal organs do not begin to function until birth। मतलब क्या है, जैसे पोस्टनेटल, जैसे जन्म हुआ उसको पोस्टनेटल कहते हैं सर्कुलेशन से, क्योंकि लंग्स, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ऑर्गन्स डू नॉट बिगिन टू फंक्शन अंटिल बर्थ। जब बच्चा का जब तक कि जन्म नहीं हो जाता, बच्चे का जब तक कि जन्म नहीं होता, तब तक लंग्स, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ऑर्गन्स मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना स्टार्ट नहीं करता है। जन्म के बाद ही ये सब स्टार्ट करता है काम करना, जो कि यहाँ पर देख रहे हो। तो जब तक वो फीटस है, मतलब माँ के पेट के अंदर है, तब तक ये सारा काम नहीं कर रहा। लंग्स में जाता है, अभी हम देखेंगे ब्लड जाता है लंग्स में, लेकिन पूरा का पूरा लंग्स में नहीं जाता। लंग्स में जाने के पहले यहाँ पर बाईपास हो जाता है। एक तो हार्ट के अंदर ही बीच में फोरामेन ओवल है, जिससे कि ब्लड डायरेक्टली लेफ्ट ऑरिकल में चला जाता है लंग्स में जाने के बजाय। उसके बावजूद भी कुछ ब्लड नीचे जाता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, या लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट लंग्स की तरफ जाता है, तो वहां से फिर से एक बाईपास लगा हुआ है। बाईपास से फिर से उसको लेके लेफ्ट वेंट्रिकल में डायरेक्ट लेके चला जाता है, जो कि बॉडी में सर्कुलेशन के लिए मूव कर दिया जाता है, मूव। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन फीटल एंड मैटरनल सर्कुलेशन अकर्स थ्रू प्लासेंटा, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। मतलब मैटरनल और मैटरनल एंड फीटल ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन होता है या ट्रांसफर होता है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, जो कि कनेक्टेड है प्लासेंटा से, राइट। इट फॉर्म्स इनसाइड मदर्स यूट्रस एंड अटैचेज टू अम्बिलिकस, दैट इज नेवल ऑफ द फीटस बाय अम्बिलिकल कॉर्ड। यहाँ पर बच्चे नाभि वाले एरिया से जुटा हुआ रहता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड, और मदर में प्लासेंटा से जुटा हुआ रहता है, और दोनों के बीच में यही एक्सचेंज करता है ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स ब्लड वेसल्स दैट ब्रांच इनटू कैपिलरीज इन प्लासेंटा। umbilical cord contains blood vessels that branch into capillaries in placenta। तो ये जो umbilical cord है, ऊपर में देखो, मेरे ऊपर में देखो, जैसे umbilical cord है, तो umbilical cord जैसे प्लासेंटा में जाता है, तो प्लासेंटा कुछ इस ढंग से हो जाता है, यहाँ पर देख रहे हो ना। और उसका कैपिलरीज है, बहुत सारा कैपिलरीज है जो कि प्लासेंटा से अटैच होता है, और उसी जगह से इसी कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एंड एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता है। यहाँ पर दो फिगर देख रहे हो मेरे पीछे में, दो फिगर में क्या किया है, एक तो है जो रियल इमेज है प्लासेंटा का आफ्टर बर्थ, और दूसरा है ये मेकिंग किया हुआ है, मतलब बनावट है, ये उसका डायग्राम है। एक डायग्राम है तुम्हारा, और दूसरा क्या है, ओरिजिनल प्लासेंटा आफ्टर बर्थ जिसको कहते हैं। जब बच्चे का जन्म हो गया उसके बाद जब इसको निकाला जाता है, ऑटोमेटिक निकल जाता है, तुम लोग को लास्ट क्लास में भी बताए हैं। ये ऑटोमेटिक या निकालने का अगर सर्जरी के द्वारा किया गया है तो मैनुअली उसको निकाला जाता है हाथ से, वो भी तुम लोग को एनिमेशन दिखलाए थे, 3D एनिमेशन। तो यहाँ पर ये जो प्लासेंटा है वो रिमूव किया भाई, ये ओरिजिनल प्लासेंटा है सेकंड वाला, और जो ये है प्लासेंटा ये मेकिंग किया हुआ है, बनाया हुआ है फिगर से। ये बेबी कई बार कभी कभी ऐसा होता है, नॉर्मली ये नॉर्मल केस नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे का पहले जन्म होता है, फिर उसका अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाता है, 10 से 20 मिनट के बाद ये प्लासेंटा बाहर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ केस में दोनों एक साथ में ही आ जाता है बाहर। तो इस केस में देखो, बच्चा का आंख खुला हुआ है, बच्चा देख रहा है, ये ओरिजिनल इमेज है, ये ओरिजिनल जब बच्चे का जन्म हुआ था तो उसमें विथ प्लासेंटा हुआ था, उसी में है। देखो यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा नहीं गया है, दिस इज द ओरिजिनल पिक्चर, राइट। तो ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लासेंटा, और कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है जहां पर कि बच्चा प्लासेंटा के साथ आ जाता है,
दिस केस प्लासेंटा के साथ बच्चा बाहर आ गया, जन्म आ गया, उसके बाद जब यहाँ पर जन्म हो गया तब यहाँ से इसका अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाएगा। कभी कभी ऐसा केस होता है और कभी कभी ऐसा भी केस हो जाता है कि बच्चा यहाँ पर जन्म ले लिया है एमनियोटिक फ्लूइड के साथ, पूरा का पूरा बैग। नॉर्मली क्या होता है, जन्म के टाइम में ही ये बैग टूट जाता है और उससे लिक्विड बाहर आने लग जाता है। इसी से तो पता चलता है कि अब पार्चुरेशन होने वाला है, चाइल्ड बर्थ होने वाला है, और उसके बाद मूव करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कंप्लीट बैग एमनियोटिक फ्लूइड के साथ में ही वो बाहर आ जाता है बच्चा। तो यहाँ पर बाहर आने के बाद डॉक्टर उसको सर्जरी के द्वारा काटता है, फ्लूइड बाहर आता है, फिर जो आफ्टर बर्थ का जो प्रोसेस है वो सारा चीज अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और ये उसी का प्रोसेस है। यहाँ पर देखो बच्चे का डॉक्टर क्या कर रहा है, वो एमनियोटिक फ्लूइड के लिए वो एमनियोटिक बैग को काटा, बच्चा बाहर आया, फिर इसके साफ किया जा रहा है। दिख रहा है सभी को? स्टूडेंट्स, ये तुम लोगों के लिए ये सारा ब्यूटीफुल और रियल इमेजेज, रियल वीडियोज 3D मॉडल सबके साथ में इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि तुम लोगों को फील हो। अगर डॉक्टर की तैयारी करना है तो डॉक्टर वाली फीलिंग आना पड़ेगा, और यह अगर 12th के लिए तो बस ऐसे ही मार्क्स आ जाएगा। मतलब अगर इस लेवल से पढ़ाई किए तो 12th के लिए ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। और फिर भी जहाँ पर जो 12th के एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है वो बताते हैं और आगे भी हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पर ये फीलिंग्स होना चाहिए कि तुम डॉक्टर बने, डॉक्टर बनना है, जुनून होना चाहिए। और जुनून के लिए ये सब क्रिस्टल क्लियर इमेजेस, क्रिस्टल क्लियर वीडियोज और क्रिस्टल क्लियर 3D मॉडल्स के साथ में होना चाहिए, ताकि सारा चीज क्लियर हो जाए तुम्हारा। ओके, now blood passes from the fetus to the placenta via 2 umbilical arteries। जो बताया कि यहाँ पर 2 arteries होता है। These are branches of internal iliac, that is hypogastric arteries। ये जो hypogastrial बताया है ना कि ये ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक का पार्ट होता है हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज का, और वहां से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता हुआ जाता है। अब यहाँ पर ये एक ओवरव्यू है, ये कंप्लीट इमेज को देखो, यहाँ पर ओवरव्यू लिया गया है। ओवरव्यू ऑफ फीटल सर्कुलेशंस क्या है, तो हार्ट भी है। जैसे यहाँ पर देख लो तुम्हारा अम्बिलिकल प्लासेंटा से होता हुआ आर्टरीज आया, यहाँ पर इलियक में गया। ठीक है, यहाँ पर कनेक्टेड हुआ अम्बिलिकल वेन, और आर्टरीज मूव करता हुआ लंग्स की तरफ गया। इंफीरियर वेना कैवा से अटैच्ड है, ये वाला है इंफीरियर वेना कैवा। पल्मोनरी ट्रंक है, ये ऊपर में देख लो डक्टस आर्टेरियोसस है। ये फोरामेन ओवेल, जो बोले कि बीच में स्पेस रहता है, ये छेद दिख रहा है तुम लोगों को, थोड़ा ठीक से देखो तो बीच में जो स्पेस है दोनों के बीच में, हम लोग ऐसे 3D मॉडल देख चुके हैं। बीच में स्पेस वाला दोनों आर्टरी के बीच में, ऑरिकल्स के बीच में, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल के बीच में जो स्पेस रहता है उसे फोरामेन ओवेल कहते हैं। और ये है एओर्टा, और ये है डक्टस वेनोसस, जहां पर कि ये वेन अम्बिलिकल कॉर्ड से आता हुआ जो वेन है, जो मिक्स, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रहा है वो यहाँ पर मिक्स होता है, और डक्टस वेनोसस जिसे कहते हैं, और ये मूव करता हुआ ऑरिकल में जाता है। और एक बताए हैं कि यहाँ पर बाईपास हो जाता है, वो है डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस क्या होता है, जैसे ब्लड गया डायरेक्टली राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल में चला जाता है, लेकिन कुछ होता है कि राइट वेंट्रिकल में भी जाता है। तो जो राइट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड, वो राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, लंग्स की ओर। नॉर्मली तो यही होता है ना, तो लंग्स की ओर जाता है, और अभी लंग्स सही से फंक्शनल हुआ नहीं है, तो इसीलिए क्या होता है, यहां से बाईपास होके फिर से डायरेक्टली राइट ऑरिकल में ब्लड आ जाता है लंग्स में जाने के बजाय, जिसे कि हम लोग डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं। ठीक है डॉक्टर्स, नाउ मूव। तुम्हें एक ये इमेज दिख रहा है, At placenta, fetal blood picks up O2 and nutrients and eliminates CO2 and wastes। तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड है फीटस का, बच्चे का प्लासेंटा से, तो वहां पर क्या होता है, उसके ब्लड में, मदर के ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसे सक कर लेता है, उसे पिकअप कर लेता है, इसका हीमोग्लोबिन बच्चे का, और जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें मिक्स्ड, वो भी न्यूट्रिएंट्स लेता है, और बच्चे में जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल है वो वहां पर एक्सेल कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, जो कि मदर के साथ में वो बाहर जाएगा। मतलब जस्ट कंप्लीट मदर के मशीनरी को बेबी फीटस यूज करता है, जन्म के पहले भी और जन्म के बाद भी धीरे धीरे अपने पे कैपेबल हो पाता है। जो कि तुम लोग को बताया कि ह्यूमन बींग्स का जो बेबी होता है, बच्चा होता है, काफी निसहाय होता है, कई वर्षों तक माँ बाप के ऊपर, पार्टिकुलरली मदर के ऊपर डिपेंडेंट होता है।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स फ्रॉम प्लासेंटा वाया ए सिंगल एम्बिलिकल वेन। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सिंगल एम्बिलिकल वेन से वापस आता है ब्लड प्लासेंटा होते हुए। दिस वेन असेंड टू द लिवर ऑफ द फीटस वेयर इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेज। अब फीटस के लिवर में आता है और लिवर में 2 ब्रांचेज में ये डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर देखो, जैसे कि फीटस से आया ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल वेन से होता हुआ वो डक्टस वेनोसस में जाके मिक्स हो गया। अब डक्टस वेनोसस और नीचे से इंफीरियर वेना केवा से होते हुए वो जाता है और राइट ऑरिकल में चला जाता है। दिख रहा है ये? एक बार फिर से देखो, अम्बिलिकल वेन से ब्लड आया जो कि डक्टस वेनोसस में चला जाता है, लिवर में जाके मिक्स होता है, और डक्टस वेनोसस से इंफीरियर वेना केवा से होता हुआ जहां पर कि मिक्स हो गया है ब्लड, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड दोनों मिक्स होकर राइट ऑरिकल में जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर मिक्सिंग हो जाता है, डक्टस वेनोसस से होकर जाता है। नाउ deoxygenated blood returning from lower body region of the fetus mingles with oxygenated blood from the ductus venosus in the inferior vena cava। कहां पर मिंगल करता है? यहां पर इसको फिर से तुम लोग देख लो, ये देखो अम्बिलिकल वेन से आया, यहां पर डक्टस वेनोसस से और यहां पर इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और इस जगह पे इंफीरियर वेना केवा में जाके दोनों ब्लड मिक्स्ड हो गया और उसके बाद मिक्स्ड होने के बाद राइट ऑरिकल में एंटर करता है ब्लड। तो इस तरीके से चलता है। तो वो यहीं पर यही लिखा हुआ है, डक्टस वेनोसस इन द इंफीरियर वेना केवा, मतलब इंफीरियर वेना केवा में ब्लड मिक्स हो जाता है। दिस मिक्स्ड ब्लड देन इंटर्स द राइट एट्रियम। अब ये जो मिक्स्ड ब्लड हो गया ये राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम मतलब राइट ऑरिकल में मिक्स होता है। अब यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सुंदर सा हार्ट, बीटिंग हार्ट है। आगे चल के तुम लोगों को ओपन हार्ट सर्जरी भी दिखलाएंगे कि हार्ट का कैसे सर्जरी किया जाता है। तो ये सब जानना जरूरी है, डरना नहीं है किसी भी चीज़ में, बिकॉज यू आर फ्यूचर डॉक्टर, जो कि तुम लोगों को बनना है। और हो सकता है, हो सकता नहीं, जब डॉक्टर बनोगे तो कोई न्यूरोलॉजिस्ट बनोगे, कोई न्यूरो सर्जन बनोगे, कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनोगे, कोई गायनिकोलॉजिस्ट बनोगे, जिसको जिसी में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तो जो कार्डियोलॉजिस्ट बनने वाला है उसके लिए यहाँ पर काफ़ी सुंदर सा बीटिंग हार्ट है। ऐसे तुम लोग अपने अंदर में भी फील कर सकते हो, ये तुम लोग के पास भी बीट कर रहा होगा, डक डक, है ना। कुछ होता है दिल का धड़कन, देश का धड़कन, और ये है तुम्हारा धड़कन। Okay, now deoxygenated blood returning from upper body regions of the fetus enters the superior vena cava and also passes into the right atrium। मतलब यहाँ पर क्या है, नीचे से inferior vena cava से जो गया, साथ में umbilical cord से blood मिक्स्ड होके गया यहाँ पर राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल में ब्लड गया। लेकिन कुछ ऊपर अपर रीजन से भी तो ब्लड आएगा ना, अपर रीजन से आएगा, वो भी राइट ऑरिकल में ब्लड मिक्स होगा। हाँ, मतलब वो भी राइट एट्रियम में ब्लड आएगा। अब ये ब्लड यहाँ पर बीच में ही फोरामेन ओवेलिस है, ठीक है, फोरामेन ओवेलिस, और फोरामेन ओवेल से होता हुआ ब्लड डायरेक्टली लेफ्ट ऑरिकल में चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर होता है, मोस्ट ऑफ द फीटल ब्लड डज नॉट पास फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स बिकॉज एन ओपनिंग कॉल्ड द फोरामेन ओवेल एग्जिस्ट इन द इंटर आर्टेरियल सेप्टम। मतलब यहाँ पर इंटर आर्टेरियल सेप्टम है, जो कि ब्लड फोरामेन ओवेल से होता हुआ ब्लड डायरेक्टली, मतलब नॉर्मली ब्लड नीचे की ओर जाएगा, ऐसे करके जाएगा ऑरिकल वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। अब ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड ऑक्सीजनेशन होने के लिए कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम ब्लड तो डायरेक्टली लेफ्ट ऑरिकल में चला गया, है ना। क्या होता है, जैसे ये लंग्स में गया राइट वेंट्रिकल से, फिर वहां से ऑक्सीजनेटेड होके राइट ऑरिकल में ब्लड आता है, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहां से ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है बॉडी के सारे पार्ट में, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जस्ट उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है कि ब्लड आया और फोरामेन ओवेल्स होता है राइट ऑरिकल में डायरेक्ट चला गया, राइट ऑरिकल में आया और राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल में चला गया, और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहां से ये पंपिंग करके बॉडी के सारा पार्ट में दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से चलता है। तो यहां पर एक दूसरा ब्यूटीफुल इमेज जो कि कंप्लीट तुम्हारे दिमाग का जहां पर भी कंफ्यूजन था, इसके पहले वाले में क्लियरली समझ में नहीं आ रहा था, यहां से समझ सकते हो। दिस इज द प्लासेंटा, दिस इज डक्टस वेनोसस यहाँ पे, और नीचे वाला पार्ट से भी आ रहा है ब्लड, इस जगह पे आके मिक्स हो जाएगा, जिससे कि हम लोग डक्टस वेनोसस कर रहे हैं, और ये आके तुम्हारा राइट ऑरिकल में आया। अब राइट ऑरिकल में देखो यहाँ पर फोरामेन ओवेल है, जिससे कि ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, है ना। फिर ये है पल्मोनरी आर्टरी, डक्टस आर्टेरियोसस,
तो डक्टस आर्टेरियोसस एक एक्स्ट्रा कनेक्शन होता है यहाँ पर। वो डक्टस आर्टेरियोसस क्या करता है कि लंग्स में जो जा रहा है ना ब्लड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से होता हुआ उसको डायरेक्टली राइट ऑरिकल में लेके चला आता है, मतलब एक तरह से कहो बाईपास प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर बाकी जो वहां से क्लियर नहीं हुआ वो यहाँ से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा इस इमेज से। Most of the blood that enters the right atrium passes through the foramen ovale into the left atrium and joins the systemic circulation। मतलब डायरेक्टली वो राइट से लेफ्ट एट्रियम में आ गया और सिस्टमिक सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट किया। बोले तो बॉडी के और भी अलग अलग पार्ट्स में यहाँ से ब्लड ट्रांसफर हुआ। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सबका क्लियर है? जिसका इसका क्लियर है हाथ उठाओ, और अगर कुछ कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन पूछो फास्ट। यहाँ तक सबका क्लियर हो चुका है? क्लियर हो गया है? हाथ उठाओ। चलो हम लोग आगे निकलते हैं। अब तो यहाँ तक सबका क्लियर है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। ये एक दूसरा इमेज है ब्यूटीफुल सा, जिससे कि तुम्हें और भी अपने कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाएगा। द ब्लड दैट डज पास इनटू द राइट वेंट्रिकल इज पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी ट्रंक बट लिटिल ऑफ दिस ब्लड रीचेज द नॉन फंक्शनिंग फीटल लंग्स। यहाँ से क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया है ये डायरेक्टली पंप हो गया है कहां पर? पल्मोनरी ट्रंक में चला गया, पल्मोनरी ट्रंक में। लेकिन इसमें से कुछ ब्लड जो कि फंक्शनल नहीं है, नॉन फंक्शनल फीटल लंग्स में भी कुछ ब्लड जाता है। Instead, most is sent through the ductus arteriosus, a vessel that connects the pulmonary trunk with the aorta। लेकिन यहाँ पर एक अलग से आर्टरी जुटा हुआ है जिसे डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं। तो कंप्लीट ब्लड पल्मोनरी वेन से होता हुआ लंग्स में जाने के बजाय डक्टस आर्टेरियोसस से ये ब्लड रिटर्न होके आ जाएगा अपना इसमें, ठीक है, मतलब वापस आ जाएगा वो लेफ्ट ऑरिकल में, जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट करेगा। बिकॉज यहाँ पर नॉन फंक्शनल लंग्स है, लंग्स एक्सपेंडेड नहीं है, लंग्स काम नहीं कर रहा अभी। लंग्स तो काम करेगा जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तब ना। एट बर्थ ए physiologically mature baby becomes much more self-supporting and the newborn baby systems must make various adjustment। अब क्या होता है कि जो फुल्ली मेच्योर बेबी हो जाता है या फीटस, उसका लगभग सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, सेल्फ सपोर्टिंग हो जाता है, ये इतना एबल हो जाता है कि उसका सारा सिस्टम सही ढंग से काम करने लग जाएगा। अब सही ढंग से काम करने लग जाएगा और उसको जैसे ही जन्म होगा आफ्टर बर्थ उसको बहुत कुछ अपने में चेंजिंग लाना होगा उस ब्लड को, उस बेबी को, उस फीटस को, न्यूबॉर्न बेबी को। अब बहुत सारा अपने में चेंजिंग करना पड़ेगा, अपने समाज के साथ में, मतलब अपने इन्वायरमेंट के साथ में एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जिस समय बेबी का जन्म होगा अंदर का क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा आज कुछ अलग ही सिचुएशन है, आज कुछ ज्यादा ही व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, मेरा स्क्रीन को पूरा कवर कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जिस समय बच्चे का जन्म होगा तो उस समय क्या है, यहाँ का इन्वायरमेंट काफी ठंडा रहता है इन रिस्पेक्ट टू द मदर उम्ब। तो मदर के यूट्रस में जिस समय है वहाँ पर काफ़ी क्लाइमेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, गर्म है, लेकिन बाहर आएगा तो इसलिए कई बार बच्चे को हाइपोथर्मिया का केस भी हो जाता है। तो उसके लिए एडजस्ट करने के लिए नेचर ने उसे बैक साइड में ब्राउन फैट स्टोर्ड फॉर्म में होता है, जो कि पिघल के बच्चे को गर्माहट प्रोवाइड करता है। तो ब्राउन फैट लगा हुआ रहता है बच्चे में। द मोस्ट ड्रामेटिक चेंजेस दैट अकर इन द रिस्पायरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो सबसे ज़्यादा और भयानक वाला जो चेंजिंग आता है, जो सबसे भयानक चेंजिंग आता है बच्चे में, वो क्या है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, मतलब लंग्स एक्सपेंड करेगा, सांस लेना स्टार्ट होगा। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट बीट में भी काफी चेंजिंग आएगा। हार्ट बीट में जब बच्चे का जन्म होता है तो 140 से 150 तक हार्ट बीट होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है, जो कि धीरे धीरे उसका हार्ट बीट में कंट्रोल होता है। तो इस प्रकार से कई सारा चेंजिंग होना होता है, खास करके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में और लंग्स में। When umbilical cord is tied off, blood no longer flows through the umbilical cord। जब बच्चे का जन्म होता है तो umbilical cord को दो तरफ से बांधा जाता है, तभी तो काटा जाएगा ये। तो अब जब काटा जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके बाद जब उसको बांध दिया जाएगा और काट दिया जाएगा तो ब्लड फ्लो नहीं होगा। माइंड इट, यहाँ पर जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ब्लड फ्लो तो होता है, बट यहाँ पर कोई भी नर्व्स नहीं है, कोई भी न्यूरॉन्स नहीं है, इसीलिए ना ही बच्चे को पेन फील होता है ना ही मदर को पेन फील होता है। बस ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा था वो खत्म हो जाता है। तो अब होता क्या है कि उसका, क्योंकि फिर भी तो पाइप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, तो दीज फिल विद द कनेक्टिव टिश्यू। अब क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू से भर जाता है। डिस्टल पोर्शन ऑफ द अम्बिलिकल आर्टरीज बिकम फिब्रस
कॉर्ड्स कॉल्ड द मीडियल एम्बिलिकल लिगामेंट्स। उसके बाद क्या होता है, उसका जो डिस्टल पार्ट होता है ये फिब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसे कि मीडियल एम्बिलिकल लिगामेंट्स कहते हैं, जो कि एक लिगामेंट की तरह कनेक्ट करने में लीवर को कनेक्ट करके रखने में एक हेल्प करता है वो लीवर को। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एम्बिलिकल कॉर्ड्स को काटा जा रहा है, तो किस तरीके से पहले वहाँ पर पिन लगा देता है, बांध देता है, एक मदर साइड में और एक फीटस साइड में, न्यूबॉर्न बेबी के साइड में और एक मदर साइड में। ये क्लिप लगा के या तो अच्छा साफ धागे से बांध दिया जाता है दोनों बगल से, उसके बाद इसको काटा जाता है। दिस इज द ओरिजिनल एनिमेशन। ये जो देख रहे हो ये मेकिंग किया हुआ नहीं है, ये ओरिजिनल वीडियो है जिसमें कि हॉस्पिटल का है, तुम लोग देख भी रहे होगे, जिसमें बच्चे का रियली में एम्बिलिकल कॉर्ड लेके काटा जा रहा है। तो तुम लोग ओरिजिनल में आई थिंक फर्स्ट टाइम देखे होगे कि इस प्रकार का एम्बिलिकल कॉर्ड होता है। जब डॉक्टर बन जाओगे तब तो तुम ही लोग को ये सारा काम करना है। ठीक है नाउ, अब ये जो फीटस का जो बताया कि इस तरीके से यहाँ पर ब्लड का फ्लो होता है, क्या हो रहा है यहाँ पर क्लियरली तुम्हें नजर आ रहा होगा कि यहाँ से आया ऐसे। अभी हम इसी को देख चुके हैं इसके पहले भी, तो इसमें ज़्यादा नहीं रहने का ऑलरेडी देख चुके हैं। तो क्या हो गया है, देखो क्लिप लगा दिया गया दोनों तरफ, उसके बाद काट के हटा दिया। अभी क्या है, यहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा है, आर्टरीज और वेन से अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए ब्लड फ्लो हो रहा है। अब क्या किए, बच्चे साइड में और मदर साइड में एक क्लिप लगा दिए जो कि ब्लड फ्लो रुक जाएगा, उसका बीच से हम लोग काट देते हैं। यही यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाता है और उसके बाद ये जो कनेक्टिंग सिस्टम है यही फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है। ठीक है, जो कि बाद में लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ इन्फेंट एट बर्थ। यहाँ पर दो चीज देखे थे, फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड आफ्टर बर्थ चेंजेज बच्चे में। अब क्या है यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फेंट एट बर्थ। Although the arteries are closed functionally only a few minutes after the birth, complete obliterations of the lumen may take 2 to 3 months। हालांकि जिस समय अम्बिलिकल कॉर्ड काटा जाता है उसके कुछ ही देर में, मतलब कुछ मिनट में ही वो बंद हो जाता है, लेकिन ये कंप्लीट रूप से उसका ऑब्लिटरेशंस होने में 2 से 3 महीना लग जाता है। मतलब 2 से 3 महीने में जाके वो कंप्लीट खत्म होता है ये अम्बिलिकल कॉर्ड। Umbilical veins collapse but remain as the ligament teres, that is round ligament, a structure that attaches the umbilicus to the liver। ये लिगामेंट के फॉर्म में वहाँ पे रह जाता है, जो कि एक राउंड लिगामेंट है, लिगामेंटम टेरेस। इसी को याद रखना है, ये नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। लिगामेंटम टेरेस, ठीक है। तो ये लिगामेंटम टेरेस जो कि एक राउंड लिगामेंट है, ये क्या करता है, अम्बिलिकस को लीवर से कनेक्ट करता है। Foramen ovale normally closes shortly after the birth to become the fossa ovalis। It is represented as a depression in the इंटर-आर्टेरियल सेप्टम। यहाँ जो ये जो देख रहे हो फोरामेन ओवेल, जन्म के कुछ ही देर के बाद ये बंद हो जाता है। तो बंद हो जाता है तो एक डिप्रेशन के फॉर्म में रहता है, जिसे कि फोसा ओवेलिस कहते हैं। अभी क्या नाम था, फोरामेन ओवेल, अभी नाम है इसका फोरामेन ओवेल। उसके बाद जन्म के बाद ये क्लोज्ड हो जाता है और इसका नाम हो जाता है फोसा ओवेलिस। ठीक है, तो ये भी तुम्हारे नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा याद रखने को। उसका डिप्रेशन को क्या कहते हैं, कई बार क्या होता है अगर जोर से प्रेशर पड़ता है या कोई एक्सीडेंट वगैरह के केस में, तो ये इस एरिया में डिप्रेशन जो है फोसा ओवेलिस यहाँ पर छेद हो जाता है, जो कि फिर से वही ब्लू बेबी सिंड्रोम का काम करता है, या कई सारा इसमें कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो जाता है। व्हेन एन इन्फेंट टेक्स इट्स फर्स्ट ब्रेथ, जब बच्चा पहला बार सांस लेता है, द लंग्स एक्सपेंड और ब्लड फ्लो टू द लंग्स इंक्रीजेज। मतलब जैसे ही बच्चा जन्म लिया, जब उसका जोर से सांस लेता है, लंग्स एक्सपेंड कर जाता है और ब्लड जो है फ्लो कर जाता है, लंग्स में इंक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो। तो क्या होता है, ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट इंक्रीजेज प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियम। तो जब लंग से रिटर्न होके ब्लड आता है हार्ट में, जैसे कि ये हार्ट था अपना, ठीक है ना, ये है राइट ऑरिकिल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है राइट लेफ्ट ऑरिकिल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। जब यहाँ पर ब्लड आता है तो ये जो सेप्टम लगा हुआ था ना, इस सेप्टम को प्रेशर बढ़ता है और सेप्टम क्लोज कर देता है। ये सेप्टम फोसा, जो कि फोसा बनता है ओवेल को, फोरामेन ओवेल को बंद कर देता है। ठीक है, दिस क्लोजेस द फोरामेन ओवेल बाय पुशिंग द वाल्व दैट इज
प्राइमम सेप्टम। ये जो सेप्टम है जो वाल्व को बंद करता है उसे कहा जाता है प्राइमम सेप्टम, राइट। इसको भी याद रखना है, ये भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। दैट गार्ड्स इट अगेंस्ट द इंटर आर्टेरियल सेप्टम। ये इंटर आर्टेरियल सेप्टम ये जो आसपास चला जाता है प्राइमम सेप्टम उसे रोक देता है। परमानेंट क्लोजर अकर्स इन अबाउट ए ईयर। और ये परमानेंट बंद होने में इस सेप्टम को, प्राइमम सेप्टम को परमानेंट बंद होने में लगभग 1 साल लग जाता है, ठीक है। नो यू कैन सी, ऐसे ऑलरेडी इसको हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर पूरा का पूरा क्लिप लग गया, ये एरिया पूरा का पूरा बंद हो चुका है, ब्लड फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर फीटल अपना ओरिजिनल सिस्टम स्टार्ट हो गया। इस जगह पे जो फोरामेन ओवेल था ये बंद हो गया और इसका पूरा का पूरा अपना सिस्टम। दिस इज द इमेज ऑफ ओरिजिनल आफ्टर बर्थ। ये ओरिजिनल आफ्टर बर्थ सर्कुलेटरी सिस्टम अब ऐसा बन गया। अब एडजस्टमेंट ऑफ इन्फेंट ये द डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज बाय vasoconstrictions almost immediately after birth and becomes the ligamentum arteriosum। अब क्या है डक्टस आर्टेरियोसस जो तुम लोग को बताए थे, यहाँ पे बनाते हैं ना, जैसे ये हार्ट है अपना, तो यहाँ से जो कुछ ये राइट ऑरिकिल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकिल, सॉरी लेफ्ट ऑरिकिल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहां पर क्या था, तुमको बताए थे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आया और बीच से ही इधर चला गया फोरामेन ओवेल से होता हुआ, ठीक है। तो अब यहां पर ये है कि कुछ ब्लड इधर भी आता था, लेफ्ट ऑरिकिल, राइट ऑरिकिल में भी आता था, जो कि यहां से पंप कर दिया जाता था लंग्स में। लेकिन लंग्स यहां पर फंक्शनल नहीं है, तो लंग्स यहां जो फंक्शनल नहीं है तो लंग्स में ब्लड पूरा जाता नहीं है। एक बाईपास सिस्टम था जिसे कि हम लोग कहे थे, क्या बोले थे, डक्टस आर्टेरियोसस। ये जो था डक्टस आर्टेरियोसस जो कि लंग्स में जाने के पहले ब्लड को बाईपास करके लेफ्ट ऑरिकिल में ले आता था सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के लिए, सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए। तो ये जो डक्टस आर्टेरियोसस था अब उसका भी कोई काम नहीं है, जन्म हो गया, सारा सिस्टम फंक्शनल हो गया, अब इसका भी कोई काम नहीं है। तो अब ये क्या में कन्वर्ट हो गया, लिगामेंटम आर्टेरियोसम, लिगामेंटम आर्टेरियोसम में ये कन्वर्ट हो गया। कंप्लीट एनाटॉमिकल ऑब्लिटरेशंस ऑफ द ल्यूमेन टेक्स 1 to 3 मंथ। ये ल्यूमेन को कंप्लीट ऑब्लिटरेशन होने में 1 से 3 महीना का टाइम लग जाता है। एक दूसरा इमेज है, सेम चीज। अब पहला क्या है, एक सिस्टम है जहां पर कि कंप्लीट सिस्टम चल रहा है, इससे अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए प्लासेंटा के थ्रू बोले तो फीटल सर्कुलेशन है। नाउ फीटल सर्कुलेशन इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द नॉर्मल सर्कुलेशन, मींस आफ्टर बर्थ सर्कुलेशन। तो दोनों में चेंजिंग देखो सही तरीके से। ऐसे स्टूडेंट्स ये सारा चीज का तुम्हें पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा क्लास खत्म होने से कुछ ही देर के बाद। जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, वीडियो अपलोड होने के बाद इसका पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा, तो तुम लोग उससे देख लेना। अलग से नोट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी पे पक्का नज़र रखना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब यहाँ पर जो एडजस्टमेंट हो रहा है आफ्टर बर्थ, जो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो रिस्पायरेटरी एडजस्टमेंट। क्या होगा यहाँ पर, द फीटस डिपेंड्स इंटायरली ऑन मदर्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन एंड इलिमिनेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। फीटल कंडीशन में फीटल लंग्स आर आइदर कोलैप्स्ड और पार्शियली फिल्ड विथ एमनियोटिक फ्लूइड। क्या होता है, जो फीटल लंग्स है वो या तो कोलैप्स फॉर्म में रहता है, चिपका हुआ रहता है, या तो वहां पर कुछ लेवल तक एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा है तो एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ रहेगा। प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट बिगिंस बाय एंड ऑफ 6 मंथ ऑफ डेवलपमेंट। जब बच्चा 6 महीने के अंत तक, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर को खत्म होते होते सर्फेक्टेंट का डेवलपमेंट हो जाता है, सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन हो जाता है बच्चे के लंग्स में, जो कि उससे सरफेस टेंशन घटाएगा और गैसियस एक्सचेंज में काफी हेल्प करेगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम इज फेयरली डेवलप एटलीस्ट 2 मंथ बिफोर बर्थ। तो जन्म से 2 महीना पहले उतना अच्छे तरीके से रिस्पायरेटरी सिस्टम डेवलप नहीं करता, इसीलिए जो प्रीमेच्योर बेबी होता है जो कि लगभग 7 मंथ में ही जन्म लेता है, तो कुछ लेवल तक तो लेता है लेकिन कई सारा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाता है, बिकॉज पूरा का पूरा सिस्टम तो डेवलप नहीं हुआ था ना ओवरऑल उस समय तक में। तो इस प्रकार से यहाँ पर कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सो प्रीमेच्योर बेबीज डिलीवर्ड एट 7 मंथ आर एबल टू ब्रीथ एंड क्राई। तो इसीलिए जो, क्योंकि बोल रहे हैं कि 6 महीने के लास्ट होते होते कुछ लेवल तक लंग्स डेवलप, रिस्पायरेटरी सिस्टम डेवलप कर जाता है, फेयरली होता है लेकिन डेवलप कर जाता है। तो इसीलिए 7वां महीना में जो प्रीमेच्योर बर्थ हो जाता है तो बच्चा सांस भी ले सकता है और चिल्ला भी सकता है।
आफ्टर डिलीवरी बेबी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मदर्स सीजेज एंड एनी एमनियोटिक फ्लूइड इन द फीटल लंग्स इज एब्जॉर्ब। तो क्या होता है कि जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो माँ से जो मिल रहा था ऑक्सीजन सप्लाई, अब वो ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो गया, तो अब लंग्स में क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, तो जन्म के टाइम में डॉक्टर्स या नर्सेस जो भी होती है उस लंग्स कोशिश करता है सक कर लेने का एमनियोटिक फ्लूइड को। जो एमनियोटिक फ्लूइड नहीं सक किया जाता है, लंग्स में ही रह जाता है, वो लंग्स में ही एब्जॉर्ब हो जाता है और वो लंग्स काम करने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नो लॉन्गर बीइंग रिमूव्ड, सो इट बिल्ड्स अप इन द ब्लड। क्योंकि अब मदर का सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, हाँ, तो मदर का सिस्टम नहीं है तो जाहिर सी बात है अब कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं रहा अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लासेंटा से होते हुए, तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ने लग जाता है। तो अब ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता है वो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो कि मेडुला ऑब्लोंगाटा में प्रेजेंट है। रिस्पायरेटरी सेंटर हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा में होता है, उसको स्टिमुलेट करता है कि भैया तुम्हारे सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गया, कुछ करो। तो क्या करता है वो रिस्पायरेटरी मसल्स को एक्शन करता है, इट कॉज रिस्पायरेटरी मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड द बेबी टू ड्रॉ हिज और हिज बर्थ फर्स्ट ब्रीथ। अब है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम को मेडुला ऑब्लोंगाटा एक्टिवेट कर दिया, भैया जल्दी से काम करो नहीं तो खलास हो जाओगे, चले जाओगे। तो क्या होता है जल्दी से बच्चा पहला सांस लेता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज इन द ब्लड, जोर की सांसें लेता है। और ये जो फर्स्ट इंस्पायरेशन इज यूजुअली डीप एज द लंग्स कंटेन नो एयर, मतलब लंग्स में तो कोई एयर था ही नहीं। हम लोग जब रिस्पायरेटरी सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखना कि कुछ वॉल्यूम होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है, कुछ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, मतलब कुछ ml ऑफ ब्लड एयर लंग्स में हमेशा रहता है। लेकिन यहाँ पर जब बच्चा जन्म लिया है, यहाँ तो एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ था या तो पूरा का पूरा लंग्स चिपका हुआ था, खाली था। अब यहाँ पर कुछ भी ऑक्सीजन एयर था ही नहीं, इसीलिए जब पहला सांस लेगा बच्चा तो लंबा सांस लेगा, क्योंकि यहाँ पर वो भी वॉल्यूम चाहिए जो रिस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहेगा, जमा रहेगा हमेशा, किसी भी कंडीशन में निकाला नहीं जा सकता। तो और वैसे ही तो जैसे लंबा सांस लेगा वैसे ही लंबा सांस रिलीज भी करेगा, जो कि धीरे धीरे धीरे, क्योंकि जाहिर सी बात है लंबा सांस लेगा तो पेन भी होगा, पेन होगा तो परिणाम होगा बच्चा चिल्लाएगा, रोएगा। अब फुल टर्म बेबी में ब्रीथ 45 टाइम्स इन ए मिनट फॉर फर्स्ट 2 वीक्स आफ्टर बर्थ। जब बच्चा जन्म लेता है तो इसीलिए पहला बार क्या होता है 1 मिनट में 45 बार सांस लेता है, ज्यादा स्पीड में, ज्यादा जोर से। ब्रीदिंग रेट ग्रेजुअली डिक्लाइंस अंटिल इट अप्रोचेज नॉर्मल रेट ऑफ 12 ब्रीथ पर मिनट, और 45 से घटता 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 2 वीक होते होते ये 12 मतलब 12 टाइम्स पर मिनट में आके रुकता है, मतलब नॉर्मल में आ जाता है। नाउ कमिंग टू द कार्डियोवास्कुलर एडजस्टमेंट। अभी तक हम लोग देख रहे थे रिस्पायरेटरी एडजस्टमेंट ना, अब एक कार्डियोवास्कुलर एडजस्टमेंट। द फोरामेन ओवल इज क्लोज्ड बाय 2 flaps of septal heart tissue that fall together and permanently fuse। अब यहाँ जो सेप्टम है ना, 2 आर्टरीज के बीच में, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल के बीच में जो ये सेप्टम है, ये धीरे धीरे क्या होता है फ्यूज हो जाता है और परमानेंटली फ्यूज हो जाता है। द रिमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवल इज द फोसा ओवलिस, जो कुछ देर पहले भी देखे। इस रिमिनेंट को जो ये बचा होता है उसे फोसा ओवलिस कहते हैं, फोरामेन ओवल को। Once the lungs begin to function, the ductus arteriosus shuts off due to the contraction of smooth muscle in its wall and it becomes the ligamentum arteriosum। तो यहाँ पर डक्टस आर्टेरियोसस क्या होता है, बंद हो जाता है जैसे लंग्स एक्सपेंड करता है, सांस लेना स्टार्ट हो जाता है, और जो कि आगे चल के लिगामेंटम आर्टेरियोसम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, डक्टस आर्टेरियोसस जनरली डज नॉट क्लोज कंप्लीटली अंटिल अबाउट 3 months आफ्टर बर्थ। और ये जो डक्टस आर्टेरियोसस है ना, वो इमीडिएटली कंप्लीट क्लोज नहीं होता, लगभग 3 महीना लग जाता है इसको कंप्लीट बंद होने में। ठीक है, प्रोलॉन्ग इनकम्प्लीट क्लोजर रिजल्ट्स इन कंडीशन कॉल्ड द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। अगर इसको बंद होने में और भी ज्यादा टाइम लगता है तो इस कंडीशन को पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं। तो ये तुम्हारा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ जाता है। आफ्टर द अम्बिलिकल कॉर्ड इज टाइड ऑफ एंड सर्ट, दे फिल विथ कनेक्टिव टिश्यू एंड देयर डिस्टल पोर्शंस बिकम द मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट्स। जैसे ही इसको काटा जाता है और इसको बंद कर दिया जाता है तो इसका जो डिस्टल पोर्शन रहता है वो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट्स में कन्वर्ट होता है। कुछ देर पहले भी देखे, द अम्बिलिकल वेन देन बिकम द लिगामेंटम टेरेस, जिसे कि हम लोग राउंड लिगामेंट ऑफ लीवर कहते हैं।
मतलब लीवर को कनेक्ट करके रखता है और उसमें हेल्प करता है। और जैसे ही बर्थ होता है बच्चे का, क्या होता है, उसका पल्स रेट 120 to 160 होता है पर मिनट। ऐसे नॉर्मली कम होता है ना, 70 से लेके 80 के आसपास, 72 नॉर्मल रहता है, 72 73 तुम लोग अपना नापोगे, अगर मेजर करोगे तो 72 73 ऐसे ही रहेगा। हाँ, अगर रनिंग वगैरह करके आओगे तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन बच्चे का क्या रहता है 120 से लेके 160 के आसपास इसका रहता है, जो कि ज़्यादा भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है एक्साइटेशन वगैरह के केस में, ठीक है। और आफ्टर बर्थ ऑक्सीजन यूज इंक्रीजेज which stimulate an increase in the rate of red blood cells and hemoglobin production। अब क्या होता है, जन्म के बाद इसका यूज बढ़ता है और यहाँ पर हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन भी बढ़ता है, मतलब डिस्ट्रक्शन भी बढ़ता है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का बढ़ रहा है। व्हाइट ब्लड सेल काउंट एट बर्थ इज वेरी हाई, समटाइम एज 45,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर। मतलब जन्म के समय में व्हाइट ब्लड सेल्स का संख्या भी बहुत ज्यादा होता है, और कितना 45,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर हुआ करता है। दिस काउंट डिक्रीजेस शार्प रैपिडली बाय द 7th डे, और 7वां दिन के बाद से ये इसका काउंट लगातार घटते चला जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारा चेंजेज होता है आफ्टर बर्थ। और तुम लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करने के लिए तो बिल्कुल नहीं भूलो, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो ताकि और भी ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े। और 10 के आसपास जब 10 स्टूडेंट्स लाइव होने लग जाएगा तब हम लोग मेंटी क्विज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2-3 स्टूडेंट में मेंटी क्विज नहीं होगा। तो जैसे अभी क्लास खत्म हुआ तो क्लास खत्म होने के कुछ जस्ट बाद से 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन हम लोग प्रैक्टिस क्या करेंगे मेंटी क्विज, जो कि नीट के एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इससे आगे के लिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, मतलब कल। ओके बाय।